अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले केसेस की, उसमें क्या पेशरफ्त हुई। इसके साथ साथ आज वहाँ पर काफ़ी मीटिंग्स भी हुई इंपॉर्टेंट, और उनमें क्या फैसले हुए। बड़ी चमगोइयाँ भी हो रही हैं, उनके ऊपर भी बात होगी। धरने कैसे ख़त्म हुए, इसके ऊपर एक अलग तूफ़ान उठ चुका है। और इन तमाम खबरों के बीचों बीच राना सनाउल्लाह साहब की एक अहम खबर कि इमरान खान से कई दफ़ा बात करने की कोशिश हुई और 2 दफ़ा तो संजीदा उन्हें ऑफर्स दी गई, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं। यानी किसी भी किस्म की डील इमरान खान कबूल नहीं कर रहे। इस बात की गवाही खुद उनके मुखालिफिन के सफ़ में से आ चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल रही सुप्रीम कोर्ट में आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब के मुतादिद मुकदमात की समाअत थी, और उसमें जो हुकूमत की तरफ से अपील दायर की गई थी साइफर केस में बरीयत की, वो अहम केस भी शामिल था। इसके अलावा इमरान खान साहब के कुछ ज़मानत के मुकदमात थे, उनकी भी समाअत थी। तोशा खाना 2 की जो सज़ा मुअत्तली है, उसके हवाले से भी आज समाअत थी, जिसमें सज़ा मुअत्तल हवाले से भी बात हुई है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आज डिस्कशन में आईं। पहले तो आपको ये बताते हैं कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, तो आज काफ़ी भरपूर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, लॉयर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स, सब दिखाई दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब भी आए हुए थे, तीनों बहनें आई हुई थी, और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर पीटीआई के कई लोग जो हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे समाअत के दौरान। अब आज की जो समाअत थी, उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई, और एक मौके पर देखा जा सकता है कि सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान साहब की तीनों बहनों के हमरा मौजूद हैं, और उनकी आपस में कुछ बातचीत भी चलती रही। और उसकी बातचीत की जो एक चैमगोई सी, थोड़ी सी सरगोशी सी सुनी जा सकती है, वो इस तरह से है कि जैसे नौरीन खान न्याजी साहिबा ये बता रही हैं कि वो हमें बार बार पैगाम भेज रहे हैं कि सुहेल को हटाओ और इसको लगा दो। अब इस पूरी जो सरगोशी है, इसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। एक तो ये कि कौन पैगाम भेज रहा है, और दूसरा ये कि किसको लगाने की बात हो रही है सुहेल को हटाने के बाद। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि सुहेल को हटाने के ऊपर जो है वो काफ़ी कुव्वतें इस वक्त कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये चमगोई भी सुनी गई। सुहेल आफरीदी साहब भी उनसे गुफ्तगू करते रहे, जिस तासुर ये मिल रहा था कि बहनें जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब की अभी तक की कोशिशों से, जो उनकी ओवरऑल एक एतमाद साजी है उसके हवाले से वो मुतमईन हैं। उनको ऐसा देख के लगा नहीं कि वो कोई सुहेल आफरीदी से खफा हैं किसी बात पे, तो वो लगा कि सब एक पेज पर हैं वहाँ पर। बाकी जो वहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत से भी इनकी मुलाकात थी, उनसे भी कोई नाराज़ी एज़ सच फ़ील नहीं हुई बहनों की तरफ से। तो इसका मतलब है कि जो हम ये पिछले दिनों में एक महसूस कर रहे थे कि जो पार्टी की क़यादत जो है वो अलग फ़ैसले कर रही है, और बहनें जो हैं वो किसी और सोच के ऊपर जो है वो अपने अपने मौक़िफ़ पे खड़ी हुई हैं, तो वो भले अपनी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई खफगी नहीं थी कि जहाँ पे हम ये कहें कि जी बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन ही ख़त्म हुई हुई है। ऐसा कुछ नहीं था, और वो आज हमें बॉडी लैंग्वेज में दिखाई भी दे रहा था। बाकी मुकदमात की समाअत की पहले बात करते हैं, फिर बताते हैं सुहेल आफरीदी ने भी कुछ अहम फैसले किए हैं। मुकदमात में जी आज अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं जज साहिबान के। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब थे, नईम अख्तर अफ़गान साहब थे, इन लोगों की तरफ से इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी सामने आए। मिसाल के तौर पर एक मौके के ऊपर ये कहा गया कि अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो उसका मतलब है कि फिर जो उसके असरात हैं वो भी मुअत्तल हो जाते हैं। ये एक क्लियर उनकी इंडिकेशन थी इस हवाले से कि अगर इमरान खान साहब की तोशा खाना में सज़ा को मुअत्तल किया गया है, तो उस सूरत में इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है उसकी वजह से जो उनकी नाअहली है वो भी ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म हो सकती है, हो चुकी है। तो क्या अगर ऐसा है तो उस केस की हद तक इमरान खान साहब क्या इलेक्शन भी लड़ सकेंगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है इस मौके के ऊपर उठाया गया। बहरहाल आज इस केस की समाअत में फर्दर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं थी। इलेक्शन कमीशन को इसमें नोटिस हो गया। सलमान सफदर साहब को इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा आपको नोटिस कर दें। उन्होंने कहा कि आप कार्रवाई जो है आगे चलाएं, देखते हैं। इसी तरह से जो आपका एक ज़मानत के मामला थे 3 केसेस में, उसमें वो एंटी करप्शन वगैरह की साइड से कुछ उन्होंने अपीलें की हुई थी। उसके ऊपर आज हैरत अंगेज़ तौर पर पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे, उनकी तरफ से ये बताया गया कि अपीलें ही वापस ली जा रही हैं। तो वहाँ पर जो है वो अपीलें वापस हो गई, लिहाजा वो दरख्वास्तें निमट गई।
तो ये इस हद तक तो हो गया। लेकिन जो बाकी इमरान खान साहब के केसेस हैं उसके हवाले से आज लतीफ़ कोसा साहब ने ये इस्तदा करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, उसका कोई ऑर्डर हो जाए। तो उस पर जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि आपने तो हमसे सुओ मोटो का भी हुक्म या जो एक पावर थी वो वापस ले लिया हुआ है, तो अब हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि फ़ौजदारी मुकदमे में हम उस केस के ऊपर नोटिस कर दें या उस पर कोई हुक्म सादिर करें जो हमारे सामने भी नहीं है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने बहरहाल कहा कि इसके ऊपर तो हम कोई हुक्म नहीं दे सकते, अलबत्ता हेडलाइंस बन जाएंगी, आपकी जो इस्तदा है वो आ जाएगी टिकर्स के ऊपर। तो जजेस की बड़ी नज़र है जी कि क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या मीडिया पर चल रहा है। बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट में ये अहम समातें हुई और उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी तरफ से आज मीडिया टॉक की गई। इस मीडिया टॉक से पहले फिर एक दफ़ा सलमान अकरम राजा, इमरान खान साहब की बहनें, बाकी ये लोग सब जो थे वो खड़े होकर काफ़ी देर मुशावरत करते रहे, जिसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने आकर एक मीडिया टॉक भी की। सुहेल आफरीदी साहब ने इस मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हमें समझ आ गई है कि जो मामला है वो सीधी उंगली से नहीं घी निकलेगा, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने एक फोर्स बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इसका नाम रखा है इमरान खान रिहाई फोर्स, और उन्होंने कहा है कि वो इसकी मेंबरशिप बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का जो हुक्म इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया था उसी के तहत ये आगे जो है फोर्स भी बना रहे हैं, और ये जो फोर्स होगी इसको पूरी तरह मुनज़्ज़म किया जाएगा। इसका पूरा एक चेन ऑफ कमांड होगी। ऐसा नहीं है कि हेड कोई बात कर रहा है और नीचे के लोग जो हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। ये बहुत एक डिसिप्लिन्ड फोर्स होगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस फोर्स के कंप्लीशन जो हो जाएगी मेंबर साजी की, तो उसके बाद ईद के बाद उसका हलफ भी लिया जाएगा, और ये फोर्स इमरान खान साहब की रिहाई तक काबिल अमल रहेगी, जिसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो इतने दिनों से आफरीदी साहब जो कुछ सोच रहे थे उसका उन्होंने जो है वो सामने एक खाका सामने रख दिया है कि जनाब वो एक फोर्स लेकर मैदान में उतरेंगे, और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हम एक बड़ी कॉल देंगे, और लेकिन ये कॉल जो है वो बगैर तैयारी के नहीं देंगे, पहले तैयारी करेंगे फिर कॉल देंगे ताकि हमें उसके नताइज भी मिल सकें। तो ये उनकी तरफ से आज बड़ा ऐलान था। उसके अलावा उनसे 2-3 अहम सवाल हुए, उस पर उन्होंने बात की। धरने जो कल रात ख़त्म करवा लिए गए फाइनली पुलिस की तरफ से, कुछ जगह पर मज़ामत वगैरह हुई, कुछ जगह पर बातचीत के ज़रिए ऑटोमेटिकली धरने ख़त्म करा दिए गए। मेरा ख्याल है कि ये उन्हें कन्वे कर दिया गया था कि भाई अब आप ने एहतजाज रजिस्टर करा दिया है, अब इसके बाद जो है वो धरने के ख़त्म होने चाहिए। तो कारकुन जो थे वो अल्टीमेटली उठ गए। कुछ जगहों पे बड़े जज्बाती मनाजिर देखने में आए जहाँ कारकुन उठने के लिए तैयार नहीं थे। कहीं पे पुलिस ने जो है वो अपने एक्शन के ज़रिए उनको हटाया वहाँ से, लेकिन अल्टीमेटली अब ऑलमोस्ट सारे धरने जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इस मौके पर सुहेल आफरीदी ने ये कहा कि ये हमने कॉल नहीं दी थी धरनों की, ये कारकुनों ने अपने तौर पर धरने दिए थे, और जो पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनकी एहतराम में हमने ये धरने ख़त्म किए हैं। और उन्होंने कहा कि हम तमाम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं और उसी वजह से हमने ये धरने ख़त्म किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमरान खान की रिहाई के मामले के ऊपर कोई पीछे हट जाएंगे, उसके लिए अब बाकायदा पूरी तैयारी होगी। फिर उनसे ये सवाल भी किया गया कि जी ये बातें हो रही हैं कि सुहेल को हटाओ किसी और को लाओ, तो कौन है जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये बात बहनों को किसने की है तो वही बता सकती हैं आपको, लेकिन अगर कोई पार्टी के अंदर भी इस तरह कर रहा है तो उसके लिए पैगाम यही है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और अगर आप टांगे खींच कर कोई ओहदा ले भी लेते हैं तो उससे इज़्ज़त नहीं मिलती। इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। तो इस तरह की साजिशों से जो है वो बाज रहना चाहिए। तो सुहेल आफरीदी साहब ने दबे अल्फाज में ये सारी बात बता दी। अब बहुत से जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर ख़बरें दे रहे हैं कि इस्लामाबाद के हलकों में ये बात हो रही है कि सुहेल आफरीदी साहब को हटाकर वापस अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बना दिया जाए, और ये बात कहीं ना कहीं पीटीआई को भी कन्वे की गई है। और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, वहाँ पे अली अमीन साहब जिस तरह से आए और उन्होंने आके जो सारे मामले को ओवर शेडो करने की कोशिश की, और फिर उनके पैदर पे मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू, पैदर पे उनके ऐसे ऐसे इंकशाफात, इन तमाम चीज़ों में सब ये हैरान भी थे और ये लिंक्स ढूंढने पे मजबूर भी थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब इतने एक्टिव हो गए दोबारा। तो उसके ऊपर जो है सॉरी यही बात सामने आ रही है कि ऐसा लगता है कि उन्हें ये इशारे मिले हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये फैसला आ सकता है उनकी नाअहली का, और उसके बाद एक सियासी बहरान बनेगा, और उस सियासी बहरान में
जो पीटीआई की वहाँ पे लीडरशिप है और जो उनके मेंबर्स हैं वो कुछ डिवाइडेड होंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली उनको कहीं ना कहीं अपोजिशन की सपोर्ट दिलवा कर ये कोशिश की जाएगी कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वज़ीर आला मुंतखब करवा लिया जाए, और ये कन्विंस कर सकें अली अमीन भी कि जनाब अब इसके अलावा अगर हमने इस पर मज़ीद कोई ज़िद की किसी और नाम के ऊपर तो ये ना हो कि जनाब हमारी हुकूमत ही ख़त्म हो जाए, तो लिहाजा बेहतर है कि इस सियासी बहरान को हल करना है। तो क्या अली अमीन दोबारा वज़ीर आला बन रहे हैं, ये एक दिलचस्प मामला है, लेकिन मुझे इसका कोई सच बताऊं तो इम्कान नज़र नहीं आता। अगर सुहेल आफरीदी साहब किसी भी वजह से नाअहल भी कर दिए जाते हैं तो उसके बावजूद भी मुझे ये दिखाई नहीं देता कि अली अमीन दोबारा बन सकेंगे वज़ीर आला। मेरे नज़दीक इसके लिए फिर कोई नया नाम सामने आ सकता है, लेकिन अभी देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि फ़ैसला फ़िलहाल महफूज है। जब महफूज होता है तो आप समझ लें कि वो बीच में लटक रहा होता है, हालात के तनाजुर में वो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अब उन्हें प्रेशर तो दे दिया गया है, लेकिन थोड़ा वक्त भी दे दिया गया। अब दूसरी तरफ जो धरना पार्लियामेंट में शुरू किया हुआ था अपोजिशन ने, जो कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचगज़ई साहब वगैरह ने शुरू किया था पार्लियामेंटेरियंस ने, तो उन्होंने भी धरना खुद ब खुद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, और उनका ये कहना है कि जी चूँकि रमज़ान शुरू हो रहा है तो रमज़ान के एहतराम में हम ये धरना ख़त्म कर रहे हैं। तो अब हर तरह के जो धरने हैं वो तो हो गए हैं ख़त्म, लेकिन क्या जो इमरान खान साहब की बीमारी, उनकी तबीयत, उनके हवाले से जो एक तशवीश और जिस तकलीफ़ का इजहार कल बहनों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन सब चीज़ों को क्या अब नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? धरने ख़त्म हो गए, सब घरों में चले जाएंगे, तो फिर इमरान खान की बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो मेरा अंदाज़ा यही है कि चूँकि एक ओवरऑल प्रेशर इस वक्त हुकूमत के ऊपर बढ़ा है, और ख़ास तौर पर जब इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखें तो हर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो पोस्ट कर रहा है, उस पर बात कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इंडियंस जो हैं, सहाफ़ी भी हों या प्लेयर्स भी हों, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक प्रेशर अभी ये टला नहीं है हुकूमत के ऊपर से, ये बात याद रखिए। उनको भी पता है कि ये प्रेशर अभी रहेगा, प्लस इमरान खान साहब की जो कंडीशन है ज़ाहिर है कि वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी हुकूमत कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर रहेगी कि अगला इंजेक्शन भी देना है, अब वो भी क्या इसी तरह छुप के कोई कार्रवाई करनी है, दुनिया को भी कुछ ना कुछ मुंह दिखाना है, उन्हें भी कुछ सेटिस्फाइड करना है, तो आखिर इन तमाम चीज़ों को हल कैसे करना है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये मामला धरने ख़त्म होने से ख़त्म हो गया है, बल्कि मुझे लगता है कि किसी न किसी सतह पर कुछ ना कुछ बातचीत तो रहेगी जारी, लेकिन वो किस हद तक आगे पेशरफ्त हो सकती है उसके बारे में अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। लेकिन पेशरफ जो है उसके हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये इंकशाफ किया है ARY के सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ गुफ्तगू में कि इमरान खान साहब को इंगेज भी किया गया है कई मरतबा, और ख़ास तौर पर 2 मरतबा उन्होंने कहा बड़ी संजीदा कोशिश हुई है कि उनके साथ डील कर ली जाए, और वो डील की जो ऑफर्स थी, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब लेके गए, और दूसरी मरतबा उन्होंने कहा कि जो अमेरिका से कुछ लोग आए थे उन्होंने भी इसके ऊपर कोशिश की थी, लेकिन दोनों मरतबा राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि इमरान खान जो है वो डील के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने कोई जो इस तरफ की ऐसी पेशकश थी उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। उसको इमरान खान साहब की वो हठधर्मी करार दे रहे थे कि इमरान खान बहुत हठधर्म हैं और किसी बात के ऊपर लचक नहीं दिखा रहे, इसीलिए जो उनके साथ डील के मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ सके। वरना ऐसा नहीं है कि उनसे बातचीत की कोशिश नहीं की गई, बातचीत की कोशिश बिल्कुल की गई है, उन्होंने इसकी तस्दीक की है, और साथ में उन्होंने ये भी जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई तीसरी कोशिश भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि तीसरी कोशिश अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका, क्योंकि तीसरी कोशिश भी नाकाम रहेगी उस वक्त तक जब तक कि इमरान खान के जहन में ये बात बिठाई गई है कि जनाब इनकलाब आने वाला है, इनकलाब आकर रहेगा, तो इमरान खान इनकलाब का ही इंतज़ार करते रहेंगे, और इस वजह से वो कोई अपने आप में लचक नहीं पैदा करेंगे, और इसी वजह से जो मुज़ाकरात हैं वो किसी तरफ जाके हल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इमरान खान शराइत रख रहे हैं वो चाहते हैं कि डील तो वो करें, लेकिन वो शराइत सारी अपनी मनवाना चाहते हैं, और जो शराइत वो अपनी मनवाना चाहते हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो अगर इसको आप डिकोड करें राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू को, तो इसमें 2-3 बातें बड़ी आसानी के साथ आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और तस्दीक जिनकी हो सकती है। पहली बात तो ये कि जो सहाफ़ी ये बात करते हैं कि जी कभी बात ही नहीं हुई, उन्हें कभी कोई डील ही नहीं ऑफ़र की गई, बल्कि वो डील के लिए जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, तो वो तमाम बातें तो राना सनाउल्लाह साहब रद्द करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि डील की ऑफ़र भी हुई, और उन्होंने ये भी तस्दीक की कि इमरान खान नहीं माने डील के लिए। दूसरी जो इसमें बात समझ में आती है वो ये
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی شرائط کی وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ شرائط ان کی کون سی ہیں. آف کورس وہ اس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اس طرح ایکسپلین کیا کہ آپ ہماری جگہ پہ آ جائیں، ہم آپ کی جگہ پہ آ جائیں، یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، یا اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کنورٹ کر لیں کہ وہ پھر آگے بڑھنے کا شاید یہ طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ پھر آپ صاف شفاف الیکشن کروا لیں، اگر پچھلا مینڈیٹ واپس نہیں کرنا تو آگے الیکشن کرنے کے لیے صاف شفاف الیکشن کمیشن تعینات ہو اور جو بھی رزلٹ آئے اس کو مینیپولیٹ نہ کیا جائے اور اس کو سب ایکسیپٹ کریں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر ڈیمانڈ کریں وہ حکومت کے لیے ظاہر قابل قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ تو ڈیلز آفر کی جا سکتی ہیں کہ جی آپ کو پرسنل کیپیسٹی میں یہ ریلیف دے دیا جائے کہ آپ کو جیل سے نکال دیا جائے، آپ کو بنی گالہ میں رکھ دیا جائے، آپ کو باہر بھجوا دیا جائے، تو پرسنل کیپیسٹی میں آپ ریلیف لے لیں. لیکن جو آپ کی اوور آل ملک کے حوالے سے جو آپ کے مطالبات ہیں اور جو شرائط ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب پرسنل ریلیف کے لیے تیار نہیں ہیں. خالی وہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی معاملات پر جس کی وجہ سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے پہلے پیش رفت ہو کہ آپ نے آگے بڑھنا کیسے ہے، مینڈیٹ واپس ہونا ہے، صاف شفاف الیکشن ہونے ہیں، عدالتوں سے ان کو اپنا ایکویٹل چاہیے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب کسی ریلیف کی پیش نظر انہیں کہیں پہ شفٹ کیا گیا، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو آزاد چھوڑا جائے، وہاں پہ کیسز لگے اور ان کو باقاعدہ باعزت بری ہونا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کوئی جرم نہیں کر چکے تو پھر وہ کیوں اپنے اوپر یہ لیبل لگائیں کہ انہیں کوئی فیور دی گئی ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے اور عدالتیں اس بات کا اعلان کریں کہ عمران خان بے قصور ہیں. تو یہ 2-3 مین چیزیں جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ کمپرومائز کرتے نظر نہیں آ رہے. حامد میر صاحب نے بھی آج ویسے اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی کانٹیکس میں اس کے اوپر بات کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب یہ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پیش رفت کی، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ڈیل کیوں ناکام ہوئی یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین کے دور میں بات چیت ہوئی تھی، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان کی وجہ سے جو ڈیل ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. وہ نہیں مانے اس وجہ سے ڈیل نہیں کامیاب ہوتی کیونکہ عمران خان نواز شریف یا زرداری کی طرح ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حامد میر صاحب کے یہ الفاظ تھے. اب اگر آپ سمجھیں تو اس سے بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی ملتی ہے. جو پوری پکچر بنی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی ایز جماعت ناکام ہوئی، ان کی کاوشوں کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے. میں بھی بہت تنقید کرتی ہوں اور صحیح بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ بھئی آپ جو کر سکتے ہیں آپ اس طرح نہیں کر پاتے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک سیاسی پارٹی یا باقی جو لیڈرز ہیں اس میں جو 3-4 مین کیریکٹرز ہیں، پہلے علی امین تھے یا سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گور ہیں یا عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ، اور آج اگر آپ علی امین کی جگہ تھوڑا سہیل آفریدی کو ان کر دیں تو یہ شامل ہو جائیں گے. یہ تمام لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل بھی ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی بہتری بھی چاہتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ جب وہ زیادہ سے زیادہ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ احتجاج کریں اور اتنا پریشر بنا دیں کہ الٹیمیٹلی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے. تو یہ ہوا جب 26 نومبر سے پہلے احتجاج کی کال تھی، ایک پریشر بن رہا تھا، اکتوبر میں پریشر بن رہا تھا، تو اس وقت علی امین بے شک اس کو لیڈ کر رہے تھے لیکن ایک پریشر بنا ہوا تھا تبھی بات چیت ہو رہی تھی. دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ مذاکرات کر کے دوسروں کو ٹیبل پہ لے آئیں. تو یہ بھی ممکن ہونے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے بھی پارٹی کئی دفعہ بیک ڈور رابطے کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو پارٹی ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوششیں نہیں ہوئی، لیکن وہ کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہوئی یہ پھر وہیں پہ بات آ کے پھنس جاتی ہے کہ جب 2 فریق جن کو آپ نے کوشش کر کے بٹھا تو دیا لیکن آگے وہ خود ہی کسی سیٹلمنٹ کے اوپر نہیں پہنچ پا رہے تو پھر اس میں جو بیچارے کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی رگڑا لگ جاتا ہے بعض اوقات. لیکن الٹیمیٹلی 3-4 سال سے وہ بھی رگڑا کھا بھی رہے ہیں، مشکلیں بھی برداشت کر رہے ہیں. اب انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے بھی آپشنز بڑی لیمیٹڈ ہو چکی ہیں. مذاکرات کی کوشش وہ بیچ بیچ میں کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے تھرو ہوتی ہے کبھی کسی کے تھرو ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، شاید آگے بھی کسی وقت چلتی رہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت کا مرحلہ جیسے میں نے کہا ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ. تو اس کے اوپر انٹریکشنز تو رہے گا، یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اب دونوں اپنی اپنی بیٹھ جائیں گے. انٹریکشن تو مسلسل رہے گا بیچ میں. جب بھی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت کو کوئی سٹیپ لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ان کو بھی بات کرنی پڑے گی ان لوگوں سے، اور ان کو بھی عمران خان صاحب کی صحت کی کنسرنز کی وجہ سے حکومت سے بات کرنی پڑے گی. تو یہ ابھی چلے گا. اس لیے یہ کہنا کہ کیا ہوتا ہے یہ کچھ کیا یہ نہیں ہے کہ کوئی اب بات چیت ختم ہو جائے گی. لیکن ان تمام اہم خبروں کے بیچ میں 2 میں آپ کو اور خبریں دے دوں. ایک تو سہراب برکت صاحب کی سپریم کورٹ نے ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے، اور سہراب برکت صاحب کے کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج یہ ریمارکس دیے
کہ یہ सनम जावेद किसी को नहीं छोड़ेगी, ये सबको मरवाएगी। इसका क्या मतलब है? ये असल में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ही थे जिन्होंने सनम जावेद की एक केस में ज़मानत मंजूर की थी, और उस वक्त उन्होंने उनके लॉयर मियां अशफाक को ये बात कही कि आप इन्हें कहें कि ये अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, उसकी वजह से ये बार बार जो है मुश्किल में फंसती हैं। तो उस वक्त भी उन्हें इस बात के असरात का अंदाज़ा था। और अब चूँकि ये जो सोहराब पे केस चल रहा है वो अपनी सनम जावेद साहिबा की साथ इंटरव्यू करने के ऊपर बनाया गया है, तो इस हवाले से उन्होंने फिर से उसी बात को याद किया और कहा कि ये सनम जावेद सबको मरवा के छोड़ेगी। वैसे मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई कि सनम जावेद कितनी बड़ी कोई दहशत गर्द है, या उसके एक इंटरव्यू के ऊपर वो तो पकड़ी हुई है जो उसने कहा है, बल्कि जिसने इंटरव्यू किया उसके ऊपर भी केस बनाया हुआ है, वो भी बेचारा 4 महीने से आपने अंदर किया। तो क्या हमने ये नहीं देखा कि सहाफ़ियों ने तो बड़े बड़े दहशत गर्दों के इंटरव्यू किए हुए हैं, सहाफ़ियों ने तो बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। हमने तो ये भी देखा है कि सहाफ़ी जो हैं उन्होंने जो लोग अगवा हुए हैं उन बेचारों को भी ला के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। तो इंटरव्यू सहाफ़ी तो करता है, ये तो उसकी एक स्कूप भी होती है, एक्सक्लूसिव काम भी होते हैं, उसके रोज़गार का हिस्सा है कि वो इंटरव्यूज़ करता है। लेकिन जो बात कोई इंटरव्यू में कर रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल वो तो हो सकता है, सहाफ़ी कैसे उसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो ये बात मुझे बड़ी वैसे हैरत अंगेज़ लग रही है। और दूसरी तरफ जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उनके केस में भी पेशरफ्त हुई है और कहा जा रहा है कि कल उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आपको याद होगा ये वही केस है जो मनशियात केस उनके ऊपर बनाया गया था, एक जाली झूठा केस है जिसको ऑन रिकॉर्ड हुकूमती वज़रा मान चुके हैं कि जी ये जाली झूठा केस है। लेकिन इसके बावजूद भी ये केस चलता चला जा रहा है और कल उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद होने का इम्कान है। ये वही केस है कि जब मतीउल्लाह जान साहब 26 नवंबर के ज़ख्मी और शहदा की तादाद के हवाले से जानने के लिए अस्पतालों में मौजूद थे और आ जा रहे थे, तो उस वक्त उनको जो है ना सिर्फ ये कि पहले बिल्कुल गायब कर दिया गया और उसके बाद फिर उनकी इस जाली मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई थी और अभी तक वो मुकदमा ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा फिर सहाफ़ियों को यहाँ पे उस यूनिटी की ज़रूरत है जो मैं पिछले दिनों देख रही थी कि जब हम न्यूज़ के सहाफ़ी खुर्रम इकबाल को पकड़ के ले गए थे NCCIA वाले, और उसके बाद सब ने एक शोर मचाया, मरीम नवाज़ साहिबा की जो वीडियो के हवाले से केस था, और उस पर फिर जब सब सहाफ़ियों ने मिलकर शोर मचाया तो फिर अल्टीमेटली हुकूमत को उन्हें छोड़ना पड़ा और बग़ैर कोई मुकदमे के इंदराज और फिर आगे चीज़ों के हवाले से बिल्कुल उनको क्लियर करके रात तक उनकी रिहाई हो गई थी, क्योंकि सब ने उसके ऊपर हुकूमत को शेम किया कि ये क्या तरीका है। तो मेरा ख्याल है इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये जो मनशियात का मुकदमा है उसके ऊपर भी चाहे कोई भी सहाफ़ी है, चाहे वो यानी हुकूमत के हलकों के करीब समझे जाने वाला सहाफ़ी है या वो PTI के करीब समझे जाने वाला सहाफ़ी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाला सहाफ़ी हो, मुल्क में कोई एक सहाफ़ी भी ऐसा मुझे नहीं नज़र आता जो बेशक मतीउल्लाह जान का नाक़िद सहाफ़ी क्यों ना हो, जो इस बात को यकीन से कह सके कि ये वाकई सही केस है। तो जब आप इतने क्लियर हैं कि मतीउल्लाह जान के ऊपर ये एक झूठा मुकदमा है, तो उतने ही स्ट्रेंथ के साथ सब मिलकर इसके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? हुकूमत को अंडर प्रेशर करें कि वो ये केस वापस ले। खाली टीवी पर बैठ के टॉक शोज़ में बयान देने से तो केस नहीं वापस होता ना, आपको उसको प्रैक्टिकली हुक्म देना पड़ेगा प्रोसिक्यूटर को। तो कहने का मकसद ये है कि ये केस ख़त्म होना चाहिए और ऐसे बोगस केसों के खिलाफ तमाम सहाफ़ती जो बरादरी है उसको एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उसका फिर असर भी होता है, वो हमने अभी रिसेंटली देखा है। तो ये एक जब तक यूनिटी हमारे दरमियान नहीं आएगी तो कभी फिर सोहराब बरकत पकड़ा जाएगा, कभी मतीउल्लाह जान पकड़ा जाएगा, कभी असद तूर पकड़ा जाता है, कभी हामिद मीर, कभी इमरान रियाज, और फिर ये चल सिलसिला पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।